स्वागत है आपका हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं मानव इतिहास की एक ऐसी घटना की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। 1972 की उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की कहानी। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि जब इंसान के पास कुछ भी ना बचे, तब भी उसके अंदर जिंदा रहने की जो एक आग होती है ना, वो क्या कुछ कर सकती है। तो चलिए एंडीज के उन जमे हुए खामोश पहाड़ों के बीच इंसान के संघर्ष को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 72। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 72 दिन। जी हां, 72 दिन की वो ना खत्म होने वाली तड़प, हड्डियां कंपा देने वाली ठंड और मौत के साथ आंख मिचौली का सीधा सा सबूत है। जरा सोचिए, बिना गर्म कपड़ों के, बिना किसी खाने के और -डिग्री तापमान वाले एंडीज के बर्फीले तूफानों के बीच लगातार 72 दिनों तक जिंदा रहना। मतलब विज्ञान हो या इंसानी क्षमता, ये आंकड़ा सारे नियमों को उठाकर किनारे रख देता है। इतने लंबे वक्त तक बिना किसी बाहरी मदद के टिके रहना, इसे तो पूरी तरह से नामुमकिन ही माना जाता था। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल यही दिमाग में आता है कि आखिर 16 लोग एंडीज के उन बर्फीले पहाड़ों में इतने दिन जिंदा कैसे बचे। सच कहूं तो इसका जवाब किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन ये कोई जादू नहीं था। ये उनके गजब के हौसले, उनकी समझदारी और आपस में बनाए गए एक ऐसे छोटे से समाज का नतीजा था जहां सब ने एक दूसरे के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तो आइए इस पूरी घटना को और उसके बाद शुरू हुए इस दिल दहला देने वाले सर्वाइवल को डे बाय डे डिकोड करते हैं। शुरुआत कुछ ऐसी होती है। जिस वक्त इस विमान ने उड़ान भरी, उसमें कुल 45 लोग सवार थे। इनमें से 19 तो ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब की रग्बी टीम के खिलाड़ी थे, 21 उनके दोस्त और परिवार वाले और 5 क्रू मेंबर्स। लेकिन जब वापसी हुई तो घर लौटने वालों की संख्या सिर्फ 16 थी। 45 से शुरू होकर 16 तक का ये सफ़र किन भयानक हालातों और कितने बड़े बलिदानों से होकर गुजरा, बस यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। 12 अक्टूबर की वो तारीख थी जब इस फ्लाइट ने चिली के सैंटियागो के लिए उड़ान भरी। लेकिन मौसम खराब था तो उन्हें बीच में ही मेंडोजा में रुकना पड़ा। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उन्होंने फिर से टेक ऑफ किया और यहीं 13 अक्टूबर की दोपहर 3:24 पर एक ऐसी रेडियो कॉल हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। विमान के ट्रेनी को पायलट ने नेविगेशन कैलकुलेट करने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें लगा कि उन्होंने प्लॉन्चॉन पास क्रॉस कर लिया है, जबकि असल में वो सीधे एंडीज के उन खतरनाक ऊंचे पहाड़ों के ठीक ऊपर उड़ रहे थे। अब इसी गलत कैलकुलेशन की वजह से उन्होंने प्लेन को समय से पहले ही नीचे लाना शुरू कर दिया और तभी विमान एक एयर पॉकेट में फंस गया। एयर पॉकेट मतलब हवा का एक ऐसा हिस्सा जहां प्रेशर अचानक से बहुत कम हो जाता है। इससे प्लेन में भयानक टर्बुलेंस हुआ और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। एंडीज के पहाड़ों के बीच इतनी कम ऊंचाई पर प्लेन के दोनों पंख पहाड़ों की चोटियों से टकराकर टूट गए और प्लेन का बाकी का हिस्सा, वो करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे एक बर्फीले ढलान में जा टकराया। क्रैश के ठीक बाद का जो मंजर था ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस भयंकर बर्फीले तूफान के बीच सिर्फ 33 लोग जिंदा बचे थे। कुछ की तो मौके पे ही जान चली गई थी और जो बचे थे वो खून से लथपथ थे, दर्द से चीख रहे थे। किसी के शरीर के आर पार सीट की रॉड घुस गई थी तो किसी की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी थी। और उनके पास उस 0 डिग्री तापमान में खुद को बचाने के लिए क्या था? सिर्फ उस टूटे हुए प्लेन का ढांचा। वो एक ऐसी खौफनाक रात की शुरुआत थी जहां किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह वो सूरज देख भी पाएंगे या नहीं। अब जिंदा रहने के लिए उन्हें हर दिन एक बेहद मुश्किल रूटीन फॉलो करना पड़ता था। सबसे पहला और बड़ा चैलेंज था पानी। आप सोचेंगे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, पानी की क्या कमी? लेकिन उस भयानक ठंड में बर्फ पिघलाकर पानी बनाना शरीर की सारी एनर्जी खींच लेगा था। दूसरा चैलेंज था खुद को जमने से बचाना। इसके लिए वो सब एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर बैठते थे ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। और तीसरा, जो शायद मेंटली सबसे ज्यादा थका देने वाला काम था, कॉकपिट में पड़े उस खराब रेडियो को घंटों तक सुनना, सिर्फ इस एक छोटी सी उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई मदद की खबर मिल जाए। अगर खाने की बात करें तो स्थिति ऐसी थी जिस पे यकीन करना मुश्किल है। इतने सारे लोगों के लिए कुल मिला के क्या था? सिर्फ 3 वाइन की बॉटल्स, 8 चॉकलेट, कुछ खजूर और थोड़े से नगेट्स, बस इतना ही। उन्होंने इस थोड़े से राशन को इतने कड़े तरीके से बांटा कि लंच के वक्त एक इंसान के हिस्से में सिर्फ चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा आता था और वाइन,
वो डिओड्रेंट के ढक्कन में नाप कर एक एक घूंट पीते थे। जाहिर है ये खाना उन्हें कोई एनर्जी नहीं दे रहा था, ये तो बस उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए था कि हाँ, हम अभी भी जिंदा हैं। उन्होंने मदद मांगने की पूरी कोशिश की, पर हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उन्होंने लड़कियों के लिपस्टिक और नेल पेंट इकट्ठा करके प्लेन की छत पे SOS लिखने की कोशिश की। रात का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता था और मेडिकल सप्लाई के नाम पर उनके पास एक बैंडेड तक नहीं थी। रोबर्टो कनेसा और गुस्ताओ ज़र्बिनो, जो अभी सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट थे, वो बिना किसी टूल के अपने दोस्तों की भयंकर चोटों का इलाज कर रहे थे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि प्लेन का रंग सफ़ेद था, जो उस चारों तरफ फैली सफ़ेद बर्फ में ऊपर से उड़ने वाले सर्च प्लेन्स को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर एक दिन उन्होंने उस छोटे से ट्रांजिस्टर रेडियो पर एक ऐसी खबर सुनी जिसने उनके पैरों तले ज़मीन खिसक दी। सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। सोचिए, ये सुनकर उन पर क्या बीती होगी। शुरुआत में तो सब अंदर से पूरी तरह टूट गए, लेकिन फिर एक बहुत गहरा सच उनके सामने आया। ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्हें समझ आ गया था कि बाहर की दुनिया उन्हें मरा हुआ मान चुकी है। मतलब अब कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला। अगर जिंदा रहना है तो रास्ता खुद खोजना होगा। वो अब बिल्कुल अकेले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ अभी भी उनका इम्तिहान ले रहे हों। 29 अक्टूबर की रात थी, सब प्लेन के ढांचे के अंदर सो रहे थे कि तभी एक भयंकर बर्फीला तूफान, एक एवलांच, सीधे प्लेन के अंदर आ घुसा। उस घुप अंधेरे में आई इस तबाही ने उन्हें जिंदा ही बर्फ के नीचे दफन कर दिया। इस खौफनाक हादसे में 8 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब उन सुनसान वादियों में जिंदा बचे लोगों की गिनती गिरकर सिर्फ 19 रह गई थी। उनके सब्र की अब आखिरी परीक्षा ली जा रही थी। दिनों दिन भूख से तड़पते हुए 80-80 किलो के हट्टे-कट्टे नौजवान सूख कर सिर्फ 30-40 किलो के रह गए थे। ऐसे में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। इसे द पैक्ट कहा गया। उन्होंने आपस में एक सम्मानजनक समझौता किया। उन्होंने तय किया कि अगर हम में से किसी की जान जाती है तो बाकी लोग जिंदा रहने के लिए उसके शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैसला आसान नहीं था। ये तो इंसान के जिंदा रहने की चरम इच्छा और अपने दोस्तों को बचाने के लिए दी गई एक ऐसी कुर्बानी थी जिससे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। या तो उसी क्रैश साइट पे बैठे रहें, जिसका सीधा सा मतलब था बिना किसी मदद के मौत का इंतजार करना, या फिर एक बहुत बड़ा रिस्क लें और पश्चिम की तरफ पहाड़ों को पार करने निकल पड़े। उन्हें बस एक ही आस थी कि अगर वो पश्चिम के पहाड़ों को पार कर गए तो शायद चिली की हरियाली और मदद मिल जाए। ये 60 किलोमीटर लंबा बेहद खतरनाक प्लान था, जिसमें बचने के चांस ना के बराबर थे। लेकिन सच कहूं तो घुट-घुट कर मरने से तो ये कहीं बेहतर था। इस आखिरी कोशिश के लिए उन्होंने जो तैयारियां की, वो उनकी जबरदस्त इंजीनियरिंग और नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड का सबूत थी। उन्होंने इसके लिए दिसंबर के बीच का वक्त चुना, क्योंकि तब मौसम थोड़ा ठीक होने की उम्मीद थी। उन्होंने प्लेन की सीटों के मटेरियल को जुगाड़ से सिल्कन स्लीपिंग बैग बनाए, और पता है, ठंड से बचने के लिए उन्होंने जूतों के अंदर सीटों के कुशन की रुई भर ली। इस सबसे मुश्किल काम के लिए उन 3 लोगों को चुना गया जो उस वक्त शारीरिक रूप से थोड़े बहुत मजबूत थे: रोबर्टो कनेसा, नैंडो पैराडो और एंटोनियो विजिंटन। तो 12 दिसंबर को उन्होंने अपनी ये इम्पॉसिबल सी लगने वाली चढ़ाई शुरू की। लगातार 3 दिनों तक एकदम खड़ी बर्फीली चट्टानों पर चढ़ने के बाद उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। पहाड़ उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंचे थे और उनके पास जो खाना था वो तीनों के लिए बिल्कुल पूरा नहीं पड़ने वाला था। ऐसे में एंटोनियो विजिंटिन ने एक बहुत ही निस्वार्थ फैसला लिया। उन्होंने अपना सारा खाना बाकी दोनों को दे दिया और वापस क्रैश साइट की तरफ लौट गए, ताकि नैंडो पैराडो और रोबर्टो कैनेसा कम से कम इस सफर को पूरा कर सकें। पूरे 10 दिनों की जी तोड़ चढ़ाई और बिना किसी उम्मीद के बस चलते रहने के बाद जब वो आखिरकार एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्हें जो नज़ारा दिखा वो किसी जन्नत से कम नहीं था। 60 किलोमीटर से ज़्यादा चलने के बाद उन्होंने पहली बार एक ऐसी जगह देखी जहां बर्फ नहीं थी। सामने एक हरी भरी घाटी थी और नीचे एक नदी बह रही थी। 70 से भी ज़्यादा दिनों के खौफनाक अंधेरे के बाद ये जीवन की पहली सच्ची किरण थी। जब नैंडो और कैनेसा लड़खड़ाते हुए उस नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने नदी के दूसरी तरफ घोड़े पर बैठे एक आदमी को देखा। उसका नाम था सर्जियो कैटलिन। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि आवाज आर पार जाना नामुमकिन था। तब नैंडो ने एक कागज पर अपना आखिरी संदेश लिखा: मैं उस विमान से आया हूं जो पहाड़ों में गिर गया था। मैं उरुग्वेयन हूं। उन्होंने उस कागज को एक पत्थर पर लपेटा और पूरी ताकत से नदी के उस पार फेंक दिया।
और बस कागज का यही वो छोटा सा टुकड़ा था जिसने आखिरकार उन्हें बाहरी दुनिया से वापस जोड़ दिया। और आखिरकार वो मैजिक नंबर 16, उस एक संदेश के मिलते ही जैसे पूरी दुनिया उनकी मदद को दौड़ पड़ी। 22 दिसंबर को क्रैश साइट पर फंसे बाकी 14 लोगों ने रेडियो पर यह खबर सुनी कि उनके 2 साथी सुरक्षित मिल गए हैं। जरा सोचिए उस पल उनकी खुशी का क्या आलम रहा होगा। इसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और एक एक करके क्रैश साइट पर बचे सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। 45 में से जो 16 लोग जिंदा बचे वो इस बात की मिसाल बन गए कि इंसान की इच्छा शक्ति के आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। तो आखिर में बस यही सवाल जहन में आता है, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ दें, जब चारों तरफ सिर्फ बर्फ, सन्नाटा और मौत का साया हो, तब एक इंसान का हौसला क्या कुछ बर्दाश्त कर सकता है। फ्लाइट 571 की यह 72 दिनों की कहानी हमें बताती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर इंसान हार मानने से इनकार कर दे और एक दूसरे का हाथ थामे रहें, तो मौत को भी मात दी जा सकती है। यह सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं है, ये उस असीम ताकत और कभी ना टूटने वाले भाईचारे की कहानी है जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी।